नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज सवाल भारत की इस लोकतांत्रिक हिस्सेदारी का कि क्या देश में अल्पसंख्यक राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनके अपने नेता ही उनसे छिनते जा रहे हैं। हालिया चुनावी आंकड़े गवाह हैं कि कई राज्यों में मुस्लिम विधायकों की संख्या या तो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है या फिर जीरो हो गई है। सवाल ये कि क्या तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने तुष्टीकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझा और आज वही तुष्टीकरण इन दलों की हार का कारण बन रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी विरोध की राजनीति ने अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से काटकर हाशिए पर धकेल दिया है। आज अटेंशन में हम इसी में बात करेंगे कि क्या विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने की बजाय सिर्फ डर दिखाकर वोट लिया, और क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के नैरेटिव ने बहुसंख्यक मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लामबंद होने का मौका दिया, और क्या भाजपा हराव के एकमात्र एजेंडे ने मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है। जब भाजपा जीतती है तो क्या इस समुदाय के पास सत्ता में अपनी बात रखने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं होगा? और इन सवाल पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत पहले से ज्यादा चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उसी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कई राज्यों के चुनावी नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि विधानसभा और संसद में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या लगातार कम हो रही है। कहीं गिनती सीमित रह गई है तो कहीं पूरी तरह खत्म हो गई। सवाल यह है कि जिस समुदाय के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी होती है, आखिर उसी की राजनीतिक मौजूदगी क्यों कमजोर पड़ती जा रही है? मध्य प्रदेश के साथ ही किस राज्य में क्या हालात हैं ये भी बताएंगे, लेकिन इस पर बीजेपी की क्या राय है वो भी जान लीजिए। जाति और धर्म से विधायक नहीं बनते, जनता का दिल जीतकर विधायक बनते हैं। मित्रों, जब हम देख रहे हैं कि तुष्टीकरण का जो भूत इस देश की सर पर सवार किया गया था तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, वो जनता में जग जाहिर हो चुका है। लोग समझने लगे कि कैसे देश को भयाक्रांत किया जा रहा है, कैसे तमाम सारे गुंडे, मवाली और गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को आश्रय दिया जा रहा था। जब वैसे लोग राजनीति में आएंगे और उनको आश्रय देंगे तो देश का बहुसंख्यक मतदाता उनसे कट जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में से महज 2 ही मुस्लिम विधायक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में संख्या 0 है, तो उत्तर प्रदेश में 403 में से मात्र 31। अगर बात उन राज्यों की करें जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल में 294 में से 38 विधायक ही मुस्लिम हैं। इसमें से 32 तो टीएमसी के हैं, तो केरल में 140 में से 35 विधायक इस वर्ग के हैं। वहीं असम में 126 विधायकों में से महज 22 ही मुस्लिम विधायक बने। इसी तरह तमिलनाडु में 234 में से 9 और पुडुचेरी में 30 में से एक भी विधायक इस वर्ग का नहीं है। कुल मिलाकर राजनीतिक दल लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्या इस राजनीति ने समाज को मजबूत करने के बजाय सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया? इधर कांग्रेस का इन आंकड़ों पर अलग ही तर्क है। जाति और धर्म की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो कहती जरूर है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर करती है धर्म पर राजनीति। कांग्रेस इसे सिरे से खारिज करती है और हम जिस जाति धर्म के व्यक्ति की जो काबिलियत होती है, जो उसकी क्षमता होती है, उसे जवाबदारियां भी देती है। जैसे मसलन अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, वो माइनॉरिटी के क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते हैं और कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर सबसे पहले समर्थन दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर राजनीति नहीं। लंबे समय तक खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और डर की राजनीति के बीच बांधे रखा, लेकिन नेतृत्व तैयार करने पर उतना ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुसंख्यक वोट धीरे धीरे एक तरफ संगठित होते चले गए, तो वही दूसरी तरफ कई दलों ने जीत हार के समीकरण को देखते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना कम कर दिया। अब सवाल सिर्फ मुस्लिम विधायकों की घटती संख्या का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में संतुलित भागीदारी का है। क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति ने असली प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचाया है?
क्या राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की रणनीति में समाज की राजनीतिक ताकत को कमजोर कर दिया? खैर, यही वो सवाल है जो अब देश की राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मुस्लिम और मुस्लिम लीडरशिप आखिर क्यों हाशिए पर जा रही है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारी सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो लगभग 3 दशक 4 दशक से हम देखें तो अब ये तो तय हो गया है, जो अभी 5 राज्यों के नतीजों के बाद भी, कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए सिर्फ हिंदू वोट काफ़ी है। लेकिन विपक्ष ने ऐसे हाल कर लिए अपने कि अगर उनको अब जीतना है तो अल्पसंख्यकों के पीछे अगर वो जाते हैं तो वहाँ उनको नाकामी हाथ लगती है और बहुसंख्यक नाराज हो जाता है, और दोनों को वो एक साथ साध नहीं सकते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जो तुष्टीकरण के पैरोकार थे वो भी हाशिए पर जा रहे हैं, और जो इसके हिस्सेदार बन रहे थे उनकी भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। अगर संख्या देखो उनकी, तो संख्या बल के हिसाब से देख लें, आबादी के हिसाब से देख लें, तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में भागीदारी की जगह जो सरकारी योजनाओं के वो बेनिफिशियरी हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी जरूर बढ़ती जा रही है, सत्ता में भागीदारी सिमटती जा रही है। देखिए मनोज जी, देश की जो पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। देश की जो पॉलिटिक्स है वो आजादी के बाद से ही मुस्लिम डोमिनेटेड रखने का प्रयास हुआ, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है या सनातन को मानने वाले लोग हैं वो जातियों के हिसाब से अपना विचार रखते रहे, और उनको अंग्रेजों ने भी जातियों के हिसाब से रखा, कांग्रेस ने भी जातियों के हिसाब से रखा। किसी को भी एकजाई होने जैसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी, और इसका लाभ जो है 2014 तक बराबर उठाया गया। क्योंकि आप उस वाक्य को याद करिए, जब मैं अपनी एक बात कह के आपको एक वाक्य याद दिला रहा हूं कि मुझसे 2014 के चुनाव में मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि आप ये बताइए किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की या मोदी जी की। तो मैंने कहा कि इस बार हिंदुओं की सरकार बन रही। तो बहुत हंसे थे वो, कह रहे हिंदुओं कैसे बन रही। तो मैंने कहा नहीं, जब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे, ये लोगों के मन में टीस के रूप में जो है पैदा हो गया, और इसके आड़ में जो है बहुसंख्यक समाज ने सोचना शुरू किया कि भाई सारे विपक्षी गैर भाजपाई दल, शिवसेना उस समय भाजपा जैसी मानसिकता का था, तो इन सब लोगों ने तो तय कर लिया है कि बहुसंख्यक समाज का वोट सरकार नहीं बनने देंगे। तो सरकार कैसे बने, इस मानसिकता से शुरू हुआ। मैं मनोज जी आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि आज ये कहा जा रहा है कि भाजपा हिंदू वोटों के आधार पर सरकार बना रही है। ये आपने भी अभी टिप्पणी की, लेकिन मेरा इसमें आपसे निवेदन है, जो डाटा है ना वो तो आप हम देख ही रहे हैं। मेरा निवेदन मनोज जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि इसमें एक संशोधन करिए। जी बिल्कुल, बताइए। हिंदू समाज ने भाजपा के माध्यम से अपनी सरकार बनाना शुरू कर दी। ये भाजपा को अहंकार में नहीं आना चाहिए कि उसके कारण हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है। नहीं, वो तो जब आते हैं अहंकार में तो फिर वो जनता उनको वापस नीचे भी ले आती, बिहार से लेके पिछले लोकसभा तक सब सामने। मैं यही देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बेसिक अंतर है कि भाजपा के कारण हिंदू इकट्ठा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू इकट्ठा होकर के भाजपा के माध्यम से अपनी सरकार बना रहा है, क्योंकि भाजपा में वो अपनी अनुकूलता देखता है जी। जिस दिन इस अनुकूलता का गलत इस्तेमाल हुआ उस दिन हिंदू समाज अपने लिए कोई दूसरी जो है राजनीतिक पार्टी तैयार कर लेगा, ये आप मान के चलिए। मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं मनोज जी, जो बहुत सीरियस है जी। मुस्लिम समाज को डिक्टेट करने वाली जो उनकी अपनी शख्सियत है, जिसको मौलवी मौलाना भी कह सकते हैं, उनके स्कॉलर्स भी कह सकते हैं, उनके बुद्धिजीवी जो है, उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय को एंटी बीजेपी खड़ा कर दिया। और एंटी बीजेपी खड़ा होने, देखिए आप इस देश के नागरिक हो, हिंदू समाज नहीं, लेकिन शर्मा जी इसको हम ऐसा नहीं लग रहा है कि सरलीकरण कर रहे हैं कि एंटी मुस्लिम, क्योंकि हमने एक पैटर्न और देखा है और जो आप भी देख रहे होंगे कि जहां उनको लगता है कि बीजेपी को हराना, वहां बीजेपी को हराते हैं, 20-30% होते हैं। लेकिन जहां वो 40-50 हो जाते हैं जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो फिर वो देखते हैं कि हमारा आदमी जीते, वो फिर पार्टी नहीं देखते हैं। AIMIM के उभार को हम ऐसे ही देखें ना कि अगर वो बिहार में अगर 6 सीट जीत जाते हैं, अगर हम देखें कि जो हुमायूं कबीर जिसके वीडियो आ जाता है कि साहब बीजेपी से 60 गांठ है उसकी, लेकिन वो कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा पश्चिम बंगाल में, वो दोनों सीटों से जीत जाता है। तो ये रणनीतिक पैटर्न के हिसाब से वोटिंग तो हो ही रही है ना। देखिए
ये आपने जो बात कही है, ये आज तीसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न ये था कि फतवा जारी करो और हाँ, सरकार वो तो हमने बनाओ, देखा ये ही है। पहला पैटर्न। जी मुझे पूरा कहने दीजिए, जी जी नहीं तो बात का तारतम्य बिगड़ जाता है। पहला पैटर्न ये था कि फतवा जारी करो और अपने चहेते राजनीतिक दल को सरकार में लेके आओ। ये पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न ये निकला था कि भाजपा को हराओ, ये एक मैसेज गया। उसमें जो आपने मुद्दा उठाया है कि उनका हराने के चक्कर में उनका प्रतिनिधित्व तो घट गया। अब 2021 के अंदर इसकी ममता बनर्जी साहब की सरकार बनी और भाजपा के 3 से 77 पहुंचे। कर्नाटक में 5% जनता दल सेकुलर का वोट मुस्लिम समाज को से मिलता था, वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ। देखिए, भाजपा का कर्नाटक में वोट का 1% भी गिरावट नहीं आई, परंतु मुस्लिम समाज का जो 5% वोट था वो। पर ये महत्वपूर्ण नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और भाजपा हारी, कुछ मौलवियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जी और ये कहा था कि देखिए हमने दोनों जगह भाजपा को हरा दिया। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको भाजपा ने हराया, लेकिन आपको क्या मिला, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के वोट तो विधायक तो जनप्रतिनिधि तो कम हो गए पार्लियामेंट में, तो आपको इसके बदले में क्या मिला। तो इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम को आप देखिए मनोज जी, इसके अंदर जो आप तीसरी बात कह रहे हो कि कैंडिडेट मुस्लिम है तो मुस्लिम समाज ने उसको वोट दे के पहले जिताया है। सपोर्टिंग में राजनीतिक पार्टी, ठीक है, किसी की सरकार बने उसको अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। इसलिए आप केरल में मुस्लिम लीग के 22 में से 18 विधायक हैं और कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक असम में हैं जो मुस्लिम बिल्कुल। समाज के हैं। वो जो टीएमसी दो के हमने वाले- देखा ना, 80 में से 38 जो विधायक उनमें 32 टीएमसी के। ये तो बड़े आंकड़े आपने दिए। लेकिन बिल्कुल। एक चीज और कहता हूं मैं, लेकिन जो मैं आऊंगा असम दोबारा में- शर्मा जी आपके पास। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं, 12-15% मुस्लिम आबादी है, कई इलाकों में निर्णायक स्थिति में, कुल जमा 2 विधायक, वो भी 2 बार से। नहीं तो हम देख रहे थे कि लंबे समय तक एक आरिफ हकील इकलौते मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। आसाम में हम देखें 40% आबादी है, मुस्लिम विधायकों की संख्या 10-12%। पश्चिम बंगाल में 294 में से 38 है, 15% से भी कम मान के चलिए। तो ये जो एक बीजेपी को हराने की जिद है या एक खास पार्टी को जिताने की जिद है, उसके कारण जो मुस्लिम, ऐसा नहीं लग रहा है, जो संख्या में बात कर रहे हैं सिमटती जा रही है। और जो सदन के अंदर जिनकी आवाज़ उठना थी, तो ना तो उनको सुरक्षा मिल रही, एजुकेशन उनके पास था नहीं, अच्छी हेल्थ उनको दी नहीं सरकारों ने, जिनके भरोसे वो वोटिंग करते रहे। और अब जो उनकी आवाज़ उठाने की एक जो ताकत थी, वो भी खत्म होती जा रही है। देखिए मनोज जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे हाँ, बड़ा सवाल, क्या वो राजनीतिक दल जो उनका उपयोग करते रहे, या वो समाज जो एक दल में समाहित हो गई है, या उसको अपना ही मान लिया, धर्म के आधार पर मान लिया। धर्मों के आधार पर तो विभाजन पार्टियों का नहीं हुआ था, पहले कभी हिंदू महासभा हुई थी, मुस्लिम लीग हुआ करती, तब एक पार्टियों का विभाजन था। लेकिन अब क्यों? इसके लिए राजनेता भी जिम्मेदार हैं और उस वर्ग का भी, जिसे एक राजनीतिक दल ने एक तरह से उनको तरजीह देना बंद कर दी, या वो कहने लगे कि हमें आपका वोट चाहिए ही नहीं क्योंकि आप हमको देते नहीं हो। तो इसलिए जिम्मेदार कौन है? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहोगे कि हमने उनको हरा दिया, सांप्रदायिक ताकतों को हरा दिया, जब आप कहोगे कि साला पहला हक किसका है सरकारी संसाधनों पर, जब आप कहोगे कि उनके हित की बात करोगे, आप यदि सरकार में हो तो सबका आपको हित देखना होगा ना, छोटे का, बड़े का, ऊंच का, नीच का, सबको एक समान रूप से लेकिन वो देखना तभी तक पड़ेगा। याद रहता है जब वो शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं। तो जब आप भेदभाव करोगे और भेदभाव के आधार पर राजनीतिक दल चुनोगे, कभी बहुसंख्यक समाज ने ये भेदभाव नहीं किया, तब तो उनकी सरकारें बनती रहीं, वो कहते रहे बार बार, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया। लेकिन जब आप बार बार किसी को आप नीचा दिखाओगे, आप कहोगे देखिए हमने उनकी सरकार हरा दी, उनको नहीं बढ़ने देंगे, हमारे बिना नहीं होगा, तो एक समाज तो एकजुट होगा ही ना। कब तक प्रताड़ित रहता रहे? जब अंग्रेजों ने अत्याचार किए तो एक साथ पूरे समाज पे नहीं किए ना, एक क्षेत्र में किए, 2 क्षेत्र में किए, 3 क्षेत्र में किए। जब सामूहिक रूप से किए तो सब जागृत हो गए, जब मैं जागा के अत्याचार के खिलाफ तो हो गया। तो वैसा ही पैटर्न यहाँ बन गया। अब पार्टी ने मान लिया है, अब एक बहुसंख्यक समाज ने मान लिया कि भाई हमारी पार्टी कौन सी है और आपकी पार्टी कौन सी है। इसके लिए वो समाज भी जिम्मेदार है जो कहता है कि आपको हराने के लिए वोट देता है, आपको इस उम्मीदवार को फला पार्टी से है, इसके हराने के लिए जो जीतने वाला उसको वोट दे देता है। तो आप देखिए कि क्या बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्या उम्मीदवार नहीं उतारे, आप जिता देते। आप हमने इसी भरोसा भोपाल जताते, से देखा है, इस भोपाल से बेग, उनके बाद में उनकी बेटी को उतारा तो है। उन्होंने, आपने भरोसा नहीं किया। जब आपने बार बार कोशिश करने के बाद जब भरोसा नहीं किया तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप हमको वोट नहीं दे रहे हो,
तो हम दूसरे वर्ग का ही ले लेंगे। तो आपने वो खाई पैदा की है, तो भरेगा कौन? भरने का काम भी आपका ही है ना। आपको प्रतिनिधित्व चाहिए, एक समय बहुत था आपके पास, जब आपने दे दिया तो अब आप वो परिस्थितियां आ गई, ध्रुवीकरण ऐसा हो गया कि अब जो आपके अपने थे वो भी आपको इस आधार पर टिकट नहीं देते कि इससे ध्रुवीकरण होगा और उनको नुकसान हो जाएगा, उनकी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से आपका वहां भी प्रतिनिधित्व कम हो गया। और दूसरी वजह ये कि आप वहां पे चिन्हित करने लगे, आप अपनी सुविधा अनुसार बट गए। यदि आप कहीं क्षेत्रीय दलों में बट गए, समाजवादी पार्टी में, बसपा में, कांग्रेस में, फिर आपने ये देखा कि आपके वर्ग का कौन खड़ा हुआ है तो उसको आप जिताने की जित पड़ गए, तो फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि दूसरा वर्ग भी आपके लिए वोट दे? तो ये जो उसके लिए जिम्मेदारी है वो एक वर्ग की है कि आपने राजनीतिक दलों को दो वर्गों में बांट दिया, दो समुदाय में बांट दिया, जबकि आपको बात मुद्दों पर देना चाहिए थी। सबके साथ जो काम कर रहा है, सबको समानता से देख रहा है, जो मुद्दे आधारित यदि आपने वोट किया होता तो आप किसी एक वर्ग से, किसी एक दल से भेदभाव नहीं कर रहे होते ना। आप ये देख रहे होते कि देश के हित में कौन काम कर रहा है, आपका विकास कौन कर रहा है, आपके लिए योजनाओं का लाभ कौन दे रहा है। इस आधार पर यदि वोट देना होता तो निश्चित तौर पर एक जो बहुसंख्यक जहां वोट दे रहा है या जो हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, क्या उनको नहीं देना चाहिए? कि यदि आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आपको नल जल मिल रहा है, आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्यों वोट नहीं दोगे? सारी सुविधाएं भी लेने के बाद ये भी ना मिल रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छी सड़क मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, इसके आधार पर भी आप वोट नहीं दोगे तो कोई किसी वर्ग से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, किसी दल से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लुभावने के लिए आपको और क्या करे? जब आपने अछूती कर दिया है तो उस दल ने कहना शुरू कर दिया, उस दल के बड़े बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हमको आपको वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भरोसा नहीं किया। सारे जतन किए, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद नहीं मिला ना। आप भरोसा नहीं कर रहे हो, जिस दिन आप भरोसा करने लगोगे प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी उम्मीदवार बनाने लगेंगे। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के जिन पार्टियों पर आरोप लगते हैं, वो जब सत्ता में होते हैं तो वो मुस्लिम समाज की भागीदारी एक तो खुद ही कम कर देते हैं, नंबर ऑफ सीट्स में अगर बात करें हम, और जब वो विपक्ष में आते हैं तो उसको डराने लगते हैं कि भाई भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा। और एक तस्वीर हम बात कर रहे थे, एक ये भी देखी हमने कि एक अधीर रंजन कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो अभी हाल में फिर चुनाव हार गए हैं, कि वो 3-4 दशक से अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। एक गुजरात के एक क्रिकेटर को बुलाती ममता बनर्जी, उनके सामने खड़ा करती और वो चुनाव हार जाते हैं। देखिए, दो बातें मनोज जी बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि इसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण यह है कि आप इस देश में ये वर्ग विभाजन वाली बातें करते क्यों? और आप ये देखिए कि यदि हिंदू समाज या सनातन मानने वाले लोग यदि वर्ग विभाजन की बात करते तो आजादी की तत्काल बात कर देते। जनसंघ को तो बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में ही मिला। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक जो है विपक्ष में ही रही। लेकिन जब आपने अति कर दी और आपने वर्ग विभाजन के बाद से लोगों को ये लगने लगा कि हमारी तो सत्ता बन ही नहीं सकती, हम जबकि मतदान की दृष्टि से, मतदाता की दृष्टि से हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन हम सरकार तो बना ही नहीं पाएंगे। लोगों के दिमाग में ये बात आई और लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। मैं कल टीवी पर एक पुराने पत्रकार नेता का सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40% हिंदू समाज वोट देने लगे। हर क्षेत्र में 38 से 40-42 तक जाता है वो। तो यदि ये जिस दिन 50% से चला जाएगा उस दिन तो सत्ता में कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना होगा कि कोई एक पार्टी के लिए ये भी तो कहा जाता है कि साहब ये तो 30% से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा, अब तो ये हालत हो गई ना, शुभेंदु अधिकारी का पहला बयान आता है कि भाई हिंदुओं की सरकार आ रही है। हेमंत विश्वा शर्मा जैसे खाटी कांग्रेसी जो बीजेपी में आके वो तो कहते हैं कि भैया मुस्लिमों का मुझे वोट नहीं चाहिए। पर ये परिस्थिति बनी क्यों? वही इसीलिए तो ये बनी ना। ये परिस्थितियां जो है ये तो आपकी नफरत के कारण बनी है। हाँ, वही इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। आप उनके कह देते हमारा, अच्छा आप वोट मत दीजिए, तो आप कह क्यों रहे हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते, हम हराना चाहते हैं आपको? अब इस प्रकार की जो है, जिसको कह सकते हैं कि मतदान का द्वंद्व और मतदान का युद्ध करना क्यों चाहते हो आप? पर ये सबको मालूम है। मैं 40 वर्ष की पत्रकारिता में ये देख रहा हूं कि एक बार को छोड़ करके उत्तर विधानसभा से कभी कोई हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं जीता। और आप इसको देख लीजिए कि हिंदू समाज के वोट जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी को मिलते रहे, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के वोट हिंदू प्रत्याशी को नहीं मिलते। तो ये कट्टरपन जो है या सांप्रदायिकता जो है ये तो उस दिशा से है ना। इधर से यदि होती तो उत्तर समाज वकील को और इन वकीलों को क्यों मिलते? तो ये कट्टरता का आप जो है प्रदर्शन मत करिए, आप मन में रखिए। तो जिसको वोट देना आप उसको दीजिए, जिस पार्टी को हराना चाहते हैं उसको हटाइए। लेकिन आपके मौलवी पत्रकार वार्ता लेकर के यदि करेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। दूसरा मैं ये कहना हूं, जब आपके साथ सरकार भेदभाव नहीं कर रही है,
तो आप केवल वोटों के एकत्रीकरण को लेकर के नाराज होकर के क्यों हो रहे हैं? यदि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ योजनाओं में पक्षपात कर रही है और वो ये कह रही है कि नहीं, मुस्लिम समाज के 10% लोगों को देंगे, बाकी 90% हिंदू समाज के लोगों को देंगे, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो आवेदन देते हो, आपको सरकारी मकान मिलते हैं, आपकी तो पूरी योजना बनी हुई है, सारी चीजों के आधार पर आपको सरकार की योजनाओं में कोई पक्षपात नहीं है, ऐसा आप समाज भी कहता है। अब विचार क्यों नहीं किया जाता कि इस देश में सामाजिक एकता के बारे में विचार किया जाए? क्यों नहीं किया जा सकता? प्रतिस्पर्धा, अच्छा केवल प्रतिस्पर्धा किन के बीच में है? बड़े नेताओं के बीच में, बड़े मौलवियों के बीच में, बड़े धर्म गुरुओं के बीच में प्रतिस्पर्धा है। आपस में अच्छी बात करेंगे, लेकिन वो समाज को इकट्ठा नहीं होने देते। तो समाज को इस बात पर विचार करना पड़ेगा मनोज जी कि हमें इन राजनीतिक लाभ हानि के से बाहर निकल करके इस देश की सामाजिक एकता के बारे में विचार बिल्कुल। करना पड़े। राजनीतिक लेकिन वो स्थिति आएंगी तब ना। जैसे ब्रजेश जी, अभी एक मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले कि एक मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, यूपी के बड़े मुस्लिम मौलाना है, उन्होंने कहा कि साहब अखिलेश पे भरोसा मत करिए, हमको विकल्प ढूंढना पड़ेंगे क्योंकि ये तो इनकी बीजेपी से साठगांठ है। लेकिन सवाल उठता है, तमाम सारे धर्मगुरु, किसी एक समाज की बात नहीं हो रही, सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ मजे करते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, अच्छे अच्छे पद लेते हैं और ये बाद में जो है डर ये भी दिखाने लगते हैं कि ये बताने लगती कि आप इनके साथ मत जाइए। अरे आप सीधा बोलिए ना कि भाई मुस्लिम समाज अपने विवेक के हिसाब से वोट करे, जो उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा दे, जो उसके लिए सुरक्षा दे, जो उसके लिए शिक्षा दे। आप वो क्यों नहीं कहते हो? आप एक पर्टिकुलर नेता के लिए कह देते हो या एक पर्टिकुलर दल के लिए आप कह देते हो? लेकिन होता ये कि सत्ता की मलाई तो नहीं, वो या तो वो पार्टियां खा जाती है अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पे, उनके धर्मगुरु खा लेते हैं वोट दिलाने के नाम पे, और समुदाय के हिस्से में तो वही कड़वा घूट आ रहा है। तो ये तो समुदाय को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। बरसों से, सदियों से हम देख रहे हैं जामा मस्जिद से फतवा जारी होते हैं कि फला फला को आप पार्टी को वोट देना है। तो शुरुआत किसने की? आज 4 धर्मगुरु, इससे पहले तो किसी शंकराचार्य को आपने देखा नहीं है कि कोई फतवा जारी किया हो, उन्होंने कहा हो कि नहीं आप किसको वोट देंगे, किसी ने कहा नहीं कहा। पर यहाँ तो शंकराचार्य जो है योगी महाराज के खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उस योगी महाराज के खिलाफ खड़े हुए जिसको पश्चिमी बंगाल में हीरो मान करके काम किया गया। और आज आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ के मंदिर के मामले में केवल एक मुख्यमंत्री को बुलाया और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप ये समझ लीजिए कि शंकराचार्य की जो वैल्यू है पॉलिटिकल, वो तो शून्य पर आकर के खड़ी हो गए ना। तो यही तो सीख है ना धर्मगुरुओं के लिए, चाहे वो कोई से भी दल, आपके पास आपके धर्मगुरु नहीं सुनते हैं ना, लेकिन वहां फतवा जारी हो जाता है तो वहां सुनवाई हो जाती है। तो कौन शुरुआत कर रहा था? तो यहाँ चंद बाबा यदि कहते हैं कि किसी को वोट दे दो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो लोगों के छाती पीटने लगते हो आप। भाई हम तो ये देखते हैं ना कि चल रहा है एक अगर वर्ग विशेष के गुंडे को पकड़ने जाए तो हमने भोपाल में देखा पुलिस पे पथराव हो जाता, आंखें फूट जाती हैं। और हमने ये देखा कि शंकराचार्य को दिवाली के दिन उठाकर ले जाते हैं, सबसे आराध्य शंकराचार्य को, लेकिन कोई चू नहीं करता है। ये दृश्य भी हमने देखे। आज भी देख लीजिए ना, आज भी इतने बदलाव के बाद आप पुराने शहर का मार्केट बंद करा के देख लीजिए, बंद होता है क्या? बिल्कुल। आप देखिए अभी मेट्रो को लेकर मामला हुआ तो एक समुदाय कह रहा है कि नहीं साहब, कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो नहीं निकल सकती है अंडरग्राउंड। इससे पहले भी हमने देखा इसी शहर में कि आप एक मस्जिद के कारण आप केबल ब्रिज बना देते हो, आप मस्जिद नहीं हटा पाते, चेंज कर देते, पूरा चेंज कर देते हो। तो ये परिस्थिति क्यों आप मंदिर कोई सा भी हटा दीजिए, किसी भी रास्ते पे आ रहा हो आप मंदिर हटा दीजिए, कहीं कुछ होता है? कुछ नहीं होता, बन जाता है दूसरी जगह। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ब्रजेश जी, मनोज जी, आप दोनों इस बात को जानते हैं, मंदिर हटा दिए जाने वाली बात के लिए आप सड़क का उल्लेख क्यों करते हैं? ताजुल मस्जिद को जो है, जब वो जमीन दी गई पूरी पास वाली जो सरकारी जमीन थी, उसमें डीपीआई हटा, डीपीआई के पास का मंदिर हटा। बिल्कुल सबको मालूम है। अब मुस्लिम समुदाय को जमीन देने के नाम पर मंदिर हटाया गया और 12 बरस तक कंटिन्यू चल रही रामायण उसको खंडित किया गया दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में। और बहुत पुरानी बात भी नहीं है। और हमने एक पश्चिम बंगाल में भी देखा कि एक मंदिर 15 साल बाद खुलता पूजा के लिए, दुर्गा मंदिर। तो यही सब चीजें है ना जिसके कारण ये अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी सिमटती जा रही है। अब ये तो वक्त ये है कि या तो मुस्लिम धर्मगुरु इसको समझे या वो मुस्लिम समाज आ गया है वो समझे स्थितियों को, क्योंकि धीरे धीरे जिस ओर वो बढ़ते जा रहे हैं तो वो जो लगता है कि वो फिर शून्य की तरफ भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र के जिस मंदिर में सिर गिने जाते हैं वहाँ एक बड़ी आबादी के नुमाइंदे गायब हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो सत्ता पक्ष है जिसके प्रचंड बहुमत में अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं दिखती, या वो स्वयंभू सेकुलर दल जिन्होंने 3 दशकों तक तुष्टीकरण की ऐसी चादर बुनी
कि आज इसमें समुदाय का वजूद ही छुप गया है। सच तो यह है कि भाजपा विरोध की अंधी राजनीति ने अल्पसंख्यकों को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां पीछे तुष्टीकरण की खाली बातें हैं और आगे सियासी सुन। जब आप सिर्फ हराने के लिए वोट देंगे तो आप खुद को जिताने की ताकत खो देते हैं। आज अटेंशन में सवाल सिर्फ मुस्लिम विधायकों की कम होती संख्या का नहीं है, सवाल उस लोकतांत्रिक संतुलन का है जो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अगर सियासी दल अब भी नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब ये तब का सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों के पन्नों में सिमट कर रह जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।